आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को झटका, इंडिया अलायंस को मिली बड़ी जीत। यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी को लेकर विवादित बयान देने का आरोप। शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया इमरजेंसी का बचाव, बोले आरएसएस ने भी किया था समर्थन। त्रिपुरा में आदिवासी छात्र की मौत के बाद तनाव, इंटरनेट सेवाएं हुई बंद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट ने दिए फौरन रिहा करने के आदेश। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से हटा प्रतिबंध। इजरायली सेना ने सेफ जोन कहे जाने वाले अल मवासी इलाके पर किया हवाई हमला, 71 फलस्तीनियों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। बीजेपी 13 में से महज 2 सीटों पर ही जीत पाई है। वहीं विपक्षी इंडिया अलायंस को 10 सीटों पर सफलता मिली। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतगणना हुई थी। 13 जुलाई को इनके परिणाम आए। इनमें से बीजेपी मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट ही जीत पाई है, जबकि इंडिया अलायंस की कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की 2 और हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों पर जीत पाई। जी की तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटें जीतने में सफल हुई, तो वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट जीतने में सफल हुई। एमके स्टालिन की डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु की विक्रवंदी सीट पर जीत पाई। बिहार की रुपोली सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जीत दर्ज की। इन चुनावी नतीजों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, जबकि इंडिया अलायंस के लिए यह चुनावी परिणाम राहत लेकर आए। जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। ध्रुव राठी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि के यूपीएससी क्लियर करने के बारे में सोशल मीडिया पर गलत बयानी की। अंजलि के कजिन नमन माहेश्वरी ने ध्रुव राठी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि 2019 में अंजलि ने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया था। इसके बावजूद ध्रुव राठी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बदनामी की, उनकी बिना अनुमति के उनका फोटो इस्तेमाल किया। ध्रुव राठी पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि भारत एकमात्र देश है जहां आप परीक्षा में बैठे बिना यूपीएससी पास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के रूप में जन्म लेना होगा। ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने बिना कोई परीक्षा दिए यूपीएससी पास कर ली। वो पेशे से एक मॉडल है। मोदी सरकार हमारी शिक्षा प्रणाली का मजाक उड़ा रही है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने साल 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल को सही ठहराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा, आपातकाल क्यों लगाया गया? इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। रामलीला मैदान में खुला ऐलान किया गया था कि आर्मी सरकार के आदेशों का पालन न करे। पुलिस को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन ना करो। इस अराजकता, ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो वो भी आपातकाल लगाते। ये देश के सुरक्षा का मामला था। उस समय देश में कुछ लोग बम बना रहे थे और जगह जगह बम विस्फोट कर रहे थे। संजय राउत ने यह भी कहा कि शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने उस वक्त आपातकाल और इंदिरा गांधी को खुला समर्थन दिया था। मुंबई में बालासाहेब ने इंदिरा गांधी का स्वागत किया था और आरएसएस ने भी आपातकाल का समर्थन किया था। आपको बता दें कि भारत सरकार ने शुक्रवार को गजट पत्र जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसके बाद से इमरजेंसी पर नया विवाद शुरू हो गया है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। त्रिपुरा के गंडतविसा में कथित मॉब लिंचिंग में एक आदिवासी छात्र की मौत के बाद सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। इस तनाव के बाद यहां कई मकानों और दुकानों पर हमला किया गया। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इलाका राज्य के धलाई जिले में है। यहाँ 5 दिन पहले कथित मॉब लिंचिंग में चोट लगने से आदिवासी छात्र परमेश्वर रियांग की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने के लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगा दी है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस्लामाबाद कोर्ट ने शनिवार को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें फौरन छोड़ा जाए। इमरान खान 1 साल से 3 अलग अलग मामलों में जेल में बंद थे। इस आदेश के बाद उनकी रिहाई हो सकती है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान ने इस फैसले को देश की जीत बताया है। इमरान 350 दिनों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद उन्हें 2 और मामलों में दोषी करार दिया गया था। मेटा ने नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रतिबंध हटा दिया है। 6 जनवरी को यूएस कैपिटल पर हमला करने वाले समर्थकों की प्रशंसा करने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को 2021 में निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में ट्रंप दोषी भी पाए गए थे। मेटा ने एक ब्लॉग में कहा कि मेटा के सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रंप के करीब 6 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। उनके अकाउंट साल 2023 में फिर से बहाल किए गए थे, लेकिन उनके अकाउंट अतिरिक्त निगरानी के अधीन थे, जिसे अब हटा दिया गया है। मेटा ने कहा है कि राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति देना उसकी जिम्मेदारी है और अमेरिकियों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनने के लिए एक समान मौका मिलना चाहिए। मेटा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सभी फेसबुक और इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं के समान सामुदायिक मानकों के अधीन रहेंगे, जिनमें नफरत फैलाने वाले भाषण और हिंसा को उकसाने से रोकने के लिए बनाई गई नीतियां भी शामिल है। इजरायली सेना ने गाजा के खान यूनुस के अल मवासी इलाके में हवाई हमला किया है। गाजा में विस्थापित लोगों की घनी आबादी वाले इस इलाके में किए गए इजरायली हमले में कम से कम 71 फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। 280 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने इस क्षेत्र को एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया था और फलस्तीनियों से वहां आश्रय लेने को कहा था। बावजूद इसके इजरायली सेना ने वहां हमला कर दिया। इजरायली सेना ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रही है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना ने हमास के वरिष्ठ नेता मोहम्मद डेफ को निशाना बनाने के लिए यह हमला किया था।